नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अरुणोदय में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं छायावाद और छायावाद में हम लोग प्रसाद जी को, पंत जी को और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को पढ़ चुके हैं। उसी के क्रम में आज हम लोग बात करने वाले हैं छायावाद युग की एक और बेहद महत्वपूर्ण स्तंभ महादेवी वर्मा की। आज हम लोग बात करेंगे महादेवी वर्मा के जीवन और महादेवी वर्मा के साहित्यिक परिचय के बारे में, और क्लास के आखिरी में आपसे भी जो है कुछ मुझे बातें करनी है जिन पे हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन क्लास के आखिरी में। फिलहाल बात करते हैं महादेवी वर्मा की, बात करते हैं इनकी रचनाओं की, बात करते हैं इनके जीवन के महत्वपूर्ण तथ्य जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था 24 मार्च 1907 को। होली का दिन था जिस दिन इनका जन्म हुआ था, और इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था जो उत्तर प्रदेश में एक जिला है। महादेवी वर्मा जी के पिता का नाम था श्री गोविंद प्रसाद और इनकी माता जी का नाम था हेमरानी वर्मा, और इनके पति का नाम था रूप नारायण वर्मा। और महादेवी वर्मा जी का निधन 11 सितंबर 1987 को हुआ था इलाहाबाद में, जो कि अब प्रयागराज हो गया है। महादेवी वर्मा के जो नाना थे वो ब्रज भाषा के एक प्रसिद्ध कवि थे, और शुरू में जब महादेवी वर्मा साहित्य के क्षेत्र में आई थी, महादेवी वर्मा ने शुरू में जब कविताओं को लिखना शुरू किया था तो वे भी ब्रज भाषा में ही कविताएं लिखा करती थीं। लेकिन बाद में वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आई, महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रभावित हुई और उन्होंने भी खड़ी बोली में कविता लिखना प्रारंभ कर दिया, और खड़ी बोली में ही कविताओं को लिख के जो प्रसिद्धि पाई वो आपके सामने है। बात कर लेते हैं महादेवी वर्मा के उपनामों की। तो इनको जो है आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। उसके साथ साथ इनको हिंदी के विशाल मंदिर की बीणा पाणी कहा जाता है। बीणा पाणी यानी सरस्वती। कहने वाले कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये फैक्ट आप लोग याद रखें कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की बीणा पाणी कहा है। तो ये चीज याद रहेगी। इसके साथ साथ इनके कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे इनको छायावाद की शक्ति कहा जाता है, इनको वेदना की कवित्री कहा जाता है। इनका एक काव्य संग्रह है नीरजा नाम से। नीरजा में इनकी जो है बेहद वेदना भरी कविताएं हैं, उसी को आधार बनाकर इनको वेदना की कवि कहा जाना प्रारंभ किया गया। इनको जो है रहस्यवादी कवित्री के रूप में भी जाना जाता है। पहली इनकी कविता जो थी वो दिया थी, 1918 में इसको लिखा था इन्होंने, और 7 वर्ष की अवस्था में इन्होंने एक सवैया लिख दिया था। अब हम लोग बात करेंगे महादेवी वर्मा की जो रचनाएं हैं, इनकी काव्यात्मक रचनाएं, इन्होंने कौन कौन से काव्य संग्रह लिखे, इन पे थोड़ी सी बात करते हैं। तो इनका जो पहला काव्य संग्रह था वो निहार था, जिसका प्रकाशन 1930 में हुआ था। तो याद रहेगा, महादेवी वर्मा का पहला काव्य संग्रह निहार था, जिसका प्रकाशन 1930 में हुआ था। इनका जो दूसरा काव्य संग्रह था वो रश्मि था, और रश्मि में जो है बौद्ध दर्शन से प्रभावित कविताएं हैं, और ये खुद भी महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से प्रभावित थीं। आपसे जो है कई बार पूछ लिया जाता है कि छायावाद का कौन सा कवि किस दर्शन से प्रभावित है। जैसे निराला अद्वैतवादी हैं, अद्वैत दर्शन से प्रभावित हैं, पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं, महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से प्रभावित थीं। रश्मि का प्रकाशन वर्ष है 1932। इनका तीसरा जो काव्य संकलन है वो 1934 में प्रकाशित होता है। नीरजा इनका जो है तीसरा काव्य संकलन है। सांध्य गीत का प्रकाशन 1936 में होता है। और ये जो चारों काव्य संग्रह हैं, कौन कौन से? निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, ये जो है सम्मिलित रूप से एक साथ यामा में जो है संकलित कर दिए जाते हैं, और जिसका प्रकाशन 1940 में होता है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि महादेवी वर्मा के वे कौन कौन से काव्य संकलन हैं जो यामा में सम्मिलित हैं एक साथ। तो निहार है, शुरुआती जो 4 काव्य संकलन है वो यामा में संग्रहित हैं, आप इतना याद रखें।
दीपशिखा का प्रकाशन 1942 में होता है, सप्तवर्णा 1960 में है, प्रथम आयाम 1984 में है और अग्निरेखा 1990 में है। इसके साथ साथ आप ये भी एक फैक्ट याद रखें, इन्होंने कुल गीत 236 लिखे। ये चीज आप याद रखें कि महादेवी वर्मा के कुल गीतों की संख्या 236 है। आधार बच्चन की किताब, बच्चन सिंह लिखते हैं कि महादेवी वर्मा ने कुल 236 गीत लिखे। निहार जो इनका काव्य संकलन है वो 1900 निहार काव्य संकलन में 1924 से लगा के 1928 तक की कविताएं इसमें मिलती हैं। अगर बात करें इसमें कुल कितनी कविताएं हैं तो 47 कविताएं इसमें हैं। और विशेष बात यह है कि इस काव्य संकलन की भूमिका को हरिऔध जी ने लिखा था। ये आप लोग फैक्ट याद रखें कि हरिऔध ने महादेवी वर्मा का जो पहला काव्य संकलन था निहार की भूमिका लिखी थी। तो ये चीज याद रहेगी। बढ़ते हैं आगे। महादेवी, ये दरअसल एक बच्चन सिंह का कथन है, तो एक आपके लिए कथन भी हो जाएगा और कुछ चीजों की आपके लिए जानकारी भी हो जाएगी। जैसे बच्चन सिंह लिखते हैं कि महादेवी के जो पहले 4 संग्रह हैं उनको यामा में संग्रहित कर दिया गया है। इस तरह उनके 2 संग्रह हुए, एक यामा और एक दीपशिखा। यामा अंधकार है और दीपशिखा प्रकाश में मध्यम लौ। ये जो है बच्चन सिंह का एक कथन है। बढ़ते हैं आगे। रश्मि जो इनका काव्य संग्रह है इसमें जो है कविताओं की संख्या 35 है और इसमें जो है 1928 से लगाकर 1931 तक की कविताएं संकलित हैं। तो कितनी कविताओं का संकलन किस काव्य संग्रह में है इस पे जरा आप लोग ध्यान दें और इसको याद भी रखें। नीरजा जो इनका काव्य संकलन है इसमें 1932 से लगा के 1934 तक की कविताओं का संकलन किया गया है और कुल 58 गीत इनके इस काव्य संग्रह में संकलित हैं। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, इसी संग्रह के आधार पे महादेवी वर्मा जी को वेदना की कवित्री कहा जाता है। तो ये चीज याद रहेगी। और इनके इस काव्य संग्रह के लिए इनको जो है 1936 में सेक्सरिया पुरस्कार भी मिला और 500 रुपये पुरस्कार के तौर पे दिए गए थे। तो आप ये फैक्ट याद रखें। सांधिनी जिसका प्रकाशन वर्ष है 1995, इसमें महादेवी वर्मा की चुनी हुई 65 कविताएं संकलित हैं। इसे नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा प्रकाशित करवाया गया था। तो याद रहेगा, सांधिनी 1995 ये जो है इनका संकलन नागरी प्रचारिणी सभा जो है प्रकाशित करवाती है। 65 कविताओं का ये संकलन था और इसमें महादेवी वर्मा की ये चुनी हुई कविताएं थीं। अब हम लोग बात करेंगे महादेवी वर्मा के गद्य साहित्य की। महादेवी वर्मा जिस तरीके से पद्य साहित्य में भी जो है बहुत अच्छा काम किया, उसी तरीके से महादेवी वर्मा ने गद्य साहित्य में भी बहुत अच्छा काम किया है। अतीत के चलचित्र, ये जो है इनका संस्मरण है। अतीत के चलचित्र 1940 में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। ये जो है संस्मरणात्मक रेखा चित्र है इनका। इसमें जो है कुल 11 संस्मरण हैं और जिसमें से मुख्य संस्मरण जो है धीसा, रामा, बिट्टो, साबिया, आलोपी दीन या फिर आलोपी हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखें। सांध्य गीत काव्य संकलन 1936, इसमें 1934 से 1936 तक की कविताएं संकलित हैं और इसमें जो है 45 गीत संकलित किए गए हैं। हर लाइन लगभग आपके लिए एक प्रश्न की तरीके से है। हर लाइन जो है तथ्यात्मक है। हर लाइन को आपको ध्यान में रखना है। निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत कविताओं का संकलन 1940 में यामा के नाम से प्रकाशित करवाया गया। मैंने आपको पहले बताया था। विशेष बात यहां से ये याद रखनी है कि इसमें कुल 185 कविताएं थी और इस रचना के लिए साल 1982 में महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रहना चाहिए आपको ये कि यामा का प्रकाशन कब हुआ, यामा में कौन कौन से काव्य संग्रह संकलित किए गए थे, यामा काव्य संकलन में कुल कितनी कविताएं थीं, इस तरीके के फैक्ट आपको याद होने चाहिए। दीपशिखा में 1936 से 1942 तक की कविताएं हैं और कुल गीतों का संकलन इसमें जो है वो 51 गीत इसमें संकलित किए गए हैं।
स्मृति की रेखाएं 1943 ईस्वी में प्रकाशित होता है। यह भी संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। इसमें कुल 7 संस्मरण हैं। संस्मरणों की संख्या याद रहे, इसमें कुल कितने संस्मरण हैं? 7 संस्मरण हैं। और जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है भक्ति नाम का संस्मरण है। मेरा परिवार, इसका प्रकाशन 1972 में हुआ और इसमें पशु पक्षियों से संबंधित, महादेवी वर्मा को बेहद प्रेम था पशुओं से, पक्षियों से, तो उनके इस मेरा परिवार नाम के शीर्षक से जो इनका संस्मरण प्रकाशित होता है 1972 में, इसमें 7 संस्मरण थे। जिसमें से गिल्लू, आपने कक्षा 9 में ही इसको पढ़ा था, गौरा, निक्की, रोजी और रानी, ये जो है प्रमुख संस्मरण थे। ये जो इनका एक और संस्मरण है पथ के साथी, इसका प्रकाशन हुआ था 1956 में और इसमें समकालीन 11 साहित्यकारों का परिचय है। जिसमें दद्दा यानी मैथिली शरण गुप्त, निराला भाई निराला, पुण्य संस्मरण महात्मा गांधी के ऊपर, राजश्री संत यानी पुरुषोत्तम दास टंडन, प्रेमचंद सिया राम शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, प्रणाम रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर, राजेंद्र बाबू राजेंद्र प्रकाश, जवाहर भाई नेहरू के ऊपर, सुमित्रा नंदन पंत के ऊपर ये जो है इनके संस्मरण थे पथ के साथी नाम से। 1956 में इसका प्रकाशन हुआ था। स्मृति चित्र, इसका प्रकाशन 1973 में होता है और इसमें समकालीन व्यक्तियों के परिचय से संबंधित 22 संस्मरण हैं। श्रृंखला की कड़ियां, इसका प्रकाशन 1942 में होता है और यह निबंध संकलन है। इसमें कुल 37 निबंध हैं। इसमें महत्वपूर्ण जो निबंध हैं वो है नारीत्व का अभिशाप, आधुनिक नारी, नारी और पुरुष, ये जो है सामाजिक निबंध जो है इसमें संकलित किए गए हैं। छड़दा, इसका प्रकाशन 1956 में होता है और ये दार्शनिक विषयों से संबंधित है और इसमें कुल 12 निबंध संग्रह हैं। तो श्रृंखला की कड़ियां और छड़दा, ये जो है इनके निबंध संग्रह हैं जिनको आप लोग याद रखें। साहित्यकार और आस्था, इसका प्रकाशन 1962 में होता है और यह भी एक निबंध है। तथा अन्य निबंध, इसका प्रकाशन 1963 में होता है और इस रचना में कुल 6 निबंध हैं। अग्निरेखा, जिसका प्रकाशन 1990 में होता है और ये जो है इनका 27 कविताओं का एक संग्रह है। नया आयाम 1994 में इसका प्रकाशन होता है और इसमें जो है ब्रज भाषा और खड़ी बोली की चुनी हुई कविताओं का संकलन है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि शुरुआती दौर में महादेवी वर्मा ब्रज में कविताएं करती थीं, बाद में जो है खड़ी बोली में कविताएं करने लगी थीं। तो ये जो इनका संकलन है, इसमें जो है ब्रज भाषा और खड़ी बोली में चुनी हुई कविताओं का संकलन है, लेकिन दोनों ही बोलियों की कविताएं हैं। इनके द्वारा कौन कौन सी पत्रिकाएं संपादित की गई, इन पे बात कर लेते हैं। तो चांद से 1936 तक जो है इसकी ये जो है संपादक रही। साहित्यकार एक मासिक पत्रिका थी 1937, महिला एक पाक्षिक पत्रिका थी 1928 से 1987 तक। विश्ववाणी से जुड़ी रही जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी। 1963 जो है युद्ध से संबंधित ये पत्रिका थी। तो इन पत्रिकाओं से महादेवी वर्मा जुड़ी रहीं। तो ये जो है आज की आपकी क्लास थी। बहुत सारे फैक्ट आपको एक साथ एक ही क्लास में दे दिए गए। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास है, बहुत अच्छी तथ्यात्मक क्लास है। आपको बहुत सारे नए तथ्य, बहुत सारे अच्छे तथ्य आपकी परीक्षाओं में इस क्लास से देखने को मिलेंगे। अब हमने जैसा क्लास के शुरू में आपसे बताया था कि थोड़ी सी बात करनी है, आप जो है प्रतिक्रियाएं जो देते हैं चैनल पे उस पे थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद क्लास को समाप्त करते हैं। तो क्लास आपकी पूरी हुई और जैसा कि मैंने आपसे क्लास के पहले में कहा था कि क्लास के आखिरी में हम लोग थोड़ी बहुत बात भी करेंगे। आपकी कुछ प्रतिक्रियाएं हैं जिनका मैं आपको जवाब दूंगा, तो थोड़ी सी बात अब कर लेते हैं। और मैं ये जो है अब हर क्लास में लगभग किया करूँगा। जैसे जो आज क्लास मैं डाल रहा हूँ, इस पे जो भी आपकी प्रतिक्रियाएं आएंगी क्लास के आखिरी में मैं उनका जवाब दिया करूँगा। इससे एक हम दोनों के बीच में संवाद स्थापित होगा और थोड़ा बहुत आप मुझे जान पाएंगे, मैं क्या करना चाहता हूँ, कैसे आपको पढ़ाना चाहता हूँ। इस तरीके की थोड़ी सी बातें हम लोग रोज कर लिया करेंगे, लेकिन क्लास के आखिरी में। और एक बात, क्लास आपकी समाप्त हो चुकी है। जो लोग जाना चाहते हैं बिल्कुल क्लास को ख़त्म कर दें, जाएं। मैं पूरी खुशी से उनको जो है छोड़ रहा हूं। जो लोग मुझे 2 मिनट 3 मिनट सुनना चाहते हैं वो थोड़ी देर रह सकते हैं। जैसे कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं। एक प्रतिक्रिया है भाई राज की। अब ये जो भी हैं ये लिखते हैं कि सर
आप इतना अच्छा पढ़ाते हो कि वीडियो बिना देखे ही मैं पहले लाइक करती हूँ, फिर पूरा वीडियो देखती हूँ। तो आप जो भी हैं, आप ऐसा बिल्कुल मत करें। क्लास को पहले पूरा देखें, और क्लास अगर आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई हो या फिर क्लास आपको थोड़ी बहुत पसंद आई हो, तब आप उसको लाइक करें। उस लाइक पे मेरा अधिकार है। इस तरीके से ना करें कि आप मुझे दान में लाइक देती रहें और मैं जो है क्लास में कुछ भी आपको ना दे पाया हूँ। एक कमेंट है आस्तोमा देव का। अब आप जो भी हैं, आप लिखते हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर, सभी विषय वस्तु को लिखने का टाइम नहीं होता है, इसलिए कोई बुक पढ़ने के लिए बताने का कष्ट करें। देखिए, अगर मैं आपको एक किताब बता दूं, YouTube पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि ये देखिए वीडियो 3 क्लास में पूरा JRF मैंने खुद निकाला है, 2 क्लास में पूरा JRF। तो ये तरीका नहीं है। आपने कई बार कई मोटिवेशनल लोगों से सुना होगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है और सफलता की कोई आसान राह नहीं होती है। मैं आपको एक किताब बता दूं, मैं आपको एक गाइड बता दूं, आप हो सकता है उसको रट लें, अच्छे खासे तोता हो और रट लें, आपका नेट निकल भी जाए, लेकिन वो चीज़ बहुत ज़्यादा काम आती नहीं। आपने जो चुना है वो इतना बढ़िया सब्जेक्ट है, हिंदी जैसा, हिंदी से प्यारा और कौन सा सब्जेक्ट होगा। तो मेरे हिसाब से आप सब कुछ पढ़ें और जितना पढ़ सकते हैं। ये तो मैं मानता हूँ कि आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है और बिल्कुल विशाल समुद्र की जैसे है। 6 महीने का बीच में समय होता है, तो सिलेबस पूरा नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन फिर भी आप चीज़ों को डीपली पढ़ें। इतने बड़ा सिलेबस है, नहीं पढ़ सकते, तो इसका आसान सा उत्तर ये है कि मैं हूँ ना, मेरा यही काम है। मैं कोई बहुत बड़ा जो है शिक्षक या फिर बहुत बड़ा ये नहीं हूँ। मैं अपने आप को विद्यार्थी समझता हूँ और मरते दम तक विद्यार्थी बना रहना ही चाहता हूँ। हम जैसे लोगों का ही काम है कि जगह जगह से चीज़ें आपको आपके लिए लेके आएँ, हर किताब से कंटेंट उठाएं और आपके सामने प्रस्तुत कर दें। तो एक किताब मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये है कि आप जो है कुछ किताबें हैं, जैसे आप दृष्टि को फॉलो कर सकते हैं, बच्चन नगेंद्र के इतिहास को फॉलो कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ किताबें हैं जिनको आप पढ़ें, लेकिन एक किताब से तो आपका भला होने वाला नहीं है और ना मैं आपको एक किताब सजेस्ट करने वाला हूं। जहां से डीपली आपको कंटेंट मिले वहां से पढ़ें, बाकी मेरी सहायता लें। मैं भी आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत डीपली पढ़ाता हूं। एक भाई का कमेंट है कि सर आप लाइव क्लास क्यों नहीं लेते। मेरा ये मानना है कि लाइव क्लास में सिर्फ आपका समय जाया होता है। 10 मिनट का कंटेंट मैं आपको जो है 10 मिनट में जो पढ़ा देता हूँ, वो आपको मैं वहाँ पे 30 मिनट में 35 मिनट में पढ़ा पाऊँगा। 5 मिनट में तो आपसे मैं ये कहूँगा कि आ जाएं, वंदना लाइव आ गई, सुरेश लाइव आ गए, फलाना लाइव जो है लाइव आ जाएं और ये लाइव आ जाएं। 10 मिनट इसमें चला जाएगा, फिर आप जो है उसमें खूब सारे प्रश्न करेंगे, उनका मैं जवाब दूंगा। मुझे भी बहुत मज़ा आएगा, आपको भी बहुत मज़ा आएगा, लेकिन आपका उसमें भला नहीं होगा। 10 मिनट में जो मैं आपको बात बता देता हूँ, वो बात मैं आपको बता पाऊँगा कम से कम 30 मिनट में, 35 मिनट में। तो इस तरीके की रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, इनको आप पढ़ें। और जो है अगर आपका कोई प्रश्न रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप उसको नीचे कमेंट कर दिया करें, मैं दूसरे दिन उसका जवाब हर हाल में दूंगा। तो फिलहाल ये 3 प्रतिक्रियाओं का आज मैंने जवाब दिया। इस वीडियो पे जो आप कमेंट करेंगे उसकी मैं जो है अगले दिन उसका ज़रूर जवाब दूंगा। धन्यवाद।